हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट गेट जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है फर्स्ट गेट की, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो लास्ट वीडियो तक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं। वो इसलिए मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड अगर वो हम टॉपिक देखते हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा ना। तो मैं जब ये मैग्नेटोस्टैटिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद हम उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके साइक्लोट्रॉन वगैरह वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ उस वीडियो लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, अभी मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स। चुंबकत्व या चुंबकीय है ना। तो जो हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स है या इसको कहते हैं स्थिर विद्युत स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र वाला जो पोर्शन रहेगा इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब चार्ज पार्टिकल हमने जब स्थिर विद्युत की पढ़ी थी तो मेरा पहला वीडियो लेक्चर के अंदर आप जाके देखेंगे तो मैंने एक चीज बताई थी क्या, कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज अगर मान लीजिए वेलोसिटी इसकी जीरो है यानी कि ये मूव नहीं करता, तो इस टाइम क्या था, इसका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो क्या होगा, तो मैंने एक चीज बताई थी, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या करेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेगी तो किसी एरिया में से, है ना, कोई जो अगर हम यूनिट एरिया लेते हैं तो उस यूनिट एरिया में से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे फ्लक्स चेंज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज होता तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यही चार्ज क्यू जब मान लीजिए एक्सेलरेटेड मोशन करता है, ठीक है, क्या मोशन करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, उस केस में क्या होगा, ई और बी ये दोनों होंगे सही, और इसके साथ साथ क्या होगा, रेडिएशन एमिट होगी उसमें से। तो जितनी भी रेडिएशन सन से हमारे पास जो रेडिएशन आ रही है वहां क्या है, चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, उनसे क्या हो रही है, रेडिएशन जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको पहले बताई। तो इसका मतलब अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इस वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं। इस मैग्नेटोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, ये पोर्शन अब जो है हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हमने ये पोर्शन पढ़ लिया था। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह वो सारी बात करेंगे, तो हम किस में जाएंगे, इस वाली में जाएंगे। ठीक है, तो तीनों केस हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनता है। ठीक है, इसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, दूसरे पोर्शन में हम चल जाएंगे अभी। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। ये पोर्शन, इस पोर्शन में आपका मास्टर डिग्री प्लस यूजी का कुछ पोर्शन दोनों मिला के ये टॉपिक जो है वो बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम आपको फॉर्मूले बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इस वाले में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, इन दोनों में क्या मिलेंगी, प्रॉब्लम्स ज्यादा मिलेंगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमने ये प्रॉब्लम सारी देख ली थी, अब इसके अंदर हम आने वाले हैं नेक्स्ट वाला केस में। ठीक है, यहां से फिर देखिए कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है वी वेलोसिटी से, जब चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो जब चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी करंट। तो इसका मतलब सारा का सारा जो है खेल किसका है यहाँ पे, करंट का। जब भी मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो सारा का सारा खेल किसका रहेगा, करंट का रहेगा। करंट अगर है तो इसका मतलब उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। दिमाग में बिठा लीजिए, करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट कब होगी, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, वो बताया था ओरस्टेड ने। अगर आपकी सीनियर सेकेंडरी वाली बुक में अगर जाए तो सबसे पहले किसने बताया था, ओरस्टेड ने जो है इसके बारे में बताया था। ओरस्टेड ने क्या किया, एक सर्किट बनाया था सिंपल, जिसमें बैटरी लगा दी थी, एक वायर था। ठीक है, वायर के जब चारों तरफ हमने, उसने क्या किया, वायर के पास में एक रखा अपने मैग्नेटिक जो निडल आती ना, वो है ना, चुंबकीय सुई रखी। तो चुंबकीय सुई में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। कब हुआ, जब उसने स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस जीरो हो गया। जब स्विच जैसे ऑफ किया तो उसमें डिफ्लेक्शन होके, ठीक है, तो इस तरह से वो डिफ्लेक्शन हुआ। जब उसने उसकी करंट की डायरेक्शन बढ़ी तो डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू क्या थी उन्होंने नहीं बताई, बस उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बताया, तो उसमें हमें जाना नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि करंट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों है, अभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्यों है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है क्या, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, चलिए, या फिर वहां पे क्या हो, मैग्नेटिक डाइपोल हो, दो ही केस हो सकते हैं। और वो अल्टीमेटली मैग्नेटिक डाइपोल किसी भी मैटर के अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के उस ऑर्बिट में रोटेशन की वजह से। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम वापस मैटर में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, आने वाले टॉपिक में जैसे हमने वहां देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, जैसे यहाँ पे मैटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पे फिर से हम वही मैग्नेटाइजेशन, जैसे वहां पोलराइजेशन था तो मैग्नेटाइजेशन वगैरह सारी चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए, वहां पे जैसे था चार्ज, क्योंकि वहां हर चीज किससे हो रही थी, चार्ज से।
तो बाउंड चार्ज था। यहाँ की हर चीज किससे हो रही है? करंट से। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट। चलिए नेक्स्ट, अब जो है हमारे पास सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले जो है मैं कुछ चीजें यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ उनका मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करंट यूज कर रहा हूँ। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट। ठीक है, अब जो करंट है, ठीक है, करंट अगर मान लीजिए किसी वायर में से फ्लो हो रही है, करंट मान लीजिए किसी वायर में से फ्लो हो रही है इस तरह से, ठीक है, ये इसमें क्या है? करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इस वायर के लिए मुझे लेमदा गिवन है। देखिए चार्ज गिविंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज के लिए सीधा सीधा क्या होता है? करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर देते हैं, तो ये हमारा सीधा सीधा करंट हो गया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको चार्ज, क्योंकि केस हमारे पास सिंपल केस नहीं देंगे, आपको सिंपल केस नहीं देंगे, हो सकता है करंट की वैल्यू नहीं दे, आपको जे की फॉर्म में दे, के की फॉर्म में दे, लेमदा की फॉर्म में दे। जैसे हमने वहां देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमदा देखा था, ठीक है, जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। सिग्मा देखा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। रो देखा था जब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था? जब चार्ज का वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन था। इसी तरह से यहाँ पे जब लाइन में अगर मान लीजिए किसी वायर में से तार करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी चार्ज की v अगर आपको गिवन है, तो उस केस के अंदर हम लेमदा को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो हमारे पास जो करंट डिफाइन करेंगे वो करंट क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी लेमदा v। करंट क्या हो जाएगी? लेमदा v। यानी कि डायरेक्शन देने का मतलब क्या? करंट वैसे नॉर्मली करंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है? इसका जो सम होता है कौन सा होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। 3 सम मैंने बताए थे, नॉर्मल सम जैसे 2 + 3 3 + 4 समथिंग, है ना, और एल्जेब्रिक सम में सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है। पहली डायरेक्शन किसी पॉइंट पर आते हुए और दूसरी किसी पॉइंट से जाते हुए, ठीक है, जो एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तीसरा वेक्टर सम में तीनों डायरेक्शन होंगी, ठीक है, एक्स वाई जेड जो हम आई जे के लेते हैं वो सारी की सारी क्या होगी? हमारी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से जब देखता हूँ तो नॉर्मली मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिख के ऐसे लिखूंगा कि लेमदा इक्वल टू, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जो आपकी चार्ज की जो डायरेक्शन होगी या वी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो लेमदा समझ में आ गया। तो यहाँ से जो है आई इक्वल टू क्या हो गया? लेमदा वी। अगर मान लीजिए करंट शीट में से फ्लो कर रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए करंट किसमें फ्लो कर रही है, ये डायग्राम बना के समझ लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत आने वाली है आपके आगे एग्जाम में। ठीक है, अगर मान लीजिए करंट किसी शीट में से फ्लो कर रही है, ठीक है, तो शीट में जो चार्ज देंगे वो चार्ज कौन सा होगा? सिग्मा होगा वहां कौन सा होता है चार्ज डेंसिटी? लेमदा। यहाँ कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है इसकी? ये v वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, ठीक है, तो करंट का कैसे लेंगे? मान लीजिए ये इस तरह से हम कोई स्ट्रिप लेते हैं इसकी, ठीक है, ये स्ट्रिप मैं काटता हूँ, इस स्ट्रिप के अंदर करंट कितनी होगी? मान लीजिए di। ठीक है भाई, टोटल मिला के तो करंट आई है, टोटल मिला के कितनी करंट है? आई। टोटल मिला के चार्ज कितना है? सिग्मा। लेकिन मान लीजिए एक स्ट्रिप लेता हूँ, इस स्ट्रिप के अंदर इसकी करंट कितनी हो गई? di हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लेंथ है इसकी, हमने जो स्ट्रिप ली इसकी लेंथ कितनी है? मान लीजिए dl लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा उसे बोलूंगा, ये तो कौन सी है हमारी? ये तो हो गई करंट इन वायर, है ना। दूसरा जो मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ? ये तो है करंट इन वायर। दूसरा मेरा केस हो गया सरफेस करंट, इसे क्या बोलते हैं? सरफेस करंट। ये तो सिंपल करंट है। सरफेस करंट यानी कि जो सरफेस में करंट फ्लो कर रही है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। और ये के क्या होता है? ये जो के होता है ये होता है di/dl। ठीक है, क्या होता है? di/dl। और यहां से अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या, मान लीजिए के, तो यहां से के क्या हो जाएगा? के मेरे पास हो जाएगा सिग्मा v। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? के इक्वल टू सिग्मा v। जैसे ये क्या बना था? लेमदा इंटू वी आई, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? के भी क्या है? सरफेस करंट। सरफेस करंट कितनी हो जाएगी? सिग्मा इंटू वी हो जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं। और डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इस तरह से। और इसका मतलब क्या है अगर आप मैं देखना चाहूँ? करंट पर यूनिट लेंथ, और लेंथ भी कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर टू द करंट। दिमाग में रखना ये चीज। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है, जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको वहां बताया था जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल करते हैं, तो किसको लेना लाइन? भाई अगर मान लीजिए कोई, अब हमारे पास ये है तो कौन सी लाइन लेंगे? ये भी तो डीएल होगी ना, ये नहीं ले सकता क्या मैं? नहीं, ये नहीं ले सकते। कौन सी डीएल लेनी है? परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना। ये क्या होगा? करंट पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द करंट। करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इसके हो गए। ये था v से मल्टीप्लाई कर दो आई निकल जाएगा, लेमदा को v से करोगे तो आई निकल जाएगा, सिग्मा को v से करोगे तो k निकल जाएगा। तीसरा जो आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा?
तीसरा जो है, अच्छा सरफेस हो गई, अब होगी वॉल्यूम करंट, अगली कौन सी होगी, वॉल्यूम करंट। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीनियर सेकेंडरी में जाओगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हम एक फ्लो में पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें एक के बाद एक लिंक होती चले। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ याद आएगी, जब आप यूजी पढ़ेंगे तो यूजी के अंदर ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम करंट जो है इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से। ठीक है, ये क्या होता है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम है ना, ये कोई वॉल्यूम है, इसमें जो है इस तरह से करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितनी, क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज क्या होता है, रो। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं मान लीजिए एक एरिया लेता हूं डी ए, इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या लिया, एक एरिया लिया डी ए, तो इस डी ए में से, है ना, इस डी ए में से कितनी करंट फ्लो कर रही है उसके हिसाब से हम किसको डिफाइन करते हैं, जे को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि करंट पर यूनिट एरिया, तो ये क्या होता है, जे, जे हमारा होता है डी आई अपॉन डी ए, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही है। और एरिया भी कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, आप इसको परपेंडिकुलर लिख लीजिए ना, एरिया कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि उसमें से करंट निकलनी चाहिए, और निकलेगी कब, जब उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। यहाँ से जैसे इसको डिफाइन किया वैसे इसको डिफाइन कर देंगे कि जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। ठीक है, जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। तो ये और ये पहले तो इनका डेफिनेशन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। फिर वी में, इनमें सिग्मा में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि आपको जो है करंट नहीं देख के कई एग्जाम में जो है, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या दिया जाएगा, रो दिया जाएगा, वी दिया जाएगा, सिग्मा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, वी वेलोसिटी से अगर चल रही है, तो ये आपको इस तरह से सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नई जो चीजें हैं आपके लिए, जे आपने पहले भी कई बार देखा लेकिन के नहीं देखा होगा। ठीक है, जे तो आपने कई बार पहले पढ़ा है, ठीक है, लेकिन के नहीं पढ़ा होगा, तो के को भी आप ध्यान रखिए, सरफेस करंट, जे वॉल्यूम करंट, और ये कौन सी है, नॉर्मल करंट हमारे पास। ठीक है, किसी वायर में से, किसी सीट में से, और किसी 3D एरिया में से अगर फ्लो कर रही है, तो ये हम तीन फॉर्मूले यूज करने वाले हैं आगे, क्योंकि आपके पास तीनों ही केस हैं। आपके ये वाला केस भी होगा, ये वाला केस भी है, ये वाला, तीनों केस आपके कोर्स में जब हम एम्पियर लॉ की बात करेंगे तो इन सबको साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब हम बाउंड चार्ज की बात करेंगे, बाउंड चार्ज नहीं, बाउंड करंट की बात करेंगे, तो ये सब चीजें होंगी। चार्ज तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है अपना मैग्नेटोस्टैटिक स्टार्ट होता है। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कुछ नई क्वांटिटीज का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज कर लीजिए कि कोई चार्ज पड़ा हुआ है ना, कोई चार्ज जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा चार्ज, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस केस के अंदर उस पर फोर्स क्या आएगा। ठीक है, तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन मान लीजिए कि इस तरह से मान लेते हैं कि एक वायर में से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, वायर में से क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, और ये ऑलरेडी किसमें है, एक मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, अब ये समझ में आया ना आपको, इसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड और इसमें क्या होता है, इनवर्ड। यानी कि इस बोर्ड के इनवर्ड में जाऊंगा तो क्रॉस वाला होगा, और अगर बोर्ड से बाहर की ओर आता हूं तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको पता है पहले से। तो अब क्या होगा, आई इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पे अगर मान लीजिए मैं एक स्मॉल एरिया ले लेता हूं, चलिए ये बाद में करते हैं लेंथ की बात, पहले हम देखते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, और याद होता भी है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर मान लीजिए, अभी इसको भूल जाइए इस डायग्राम को, अभी मान लीजिए आपके पास क्या कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी होगा। ठीक है,
अब मान लीजिए अगर कोई स्मॉल चार्ज है तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये आपको फॉर्मूला पता है, जब पॉइंट चार्ज है वी वेलोसिटी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए अगर आप कोई स्मॉल चार्ज डी क्यू लेते हैं जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले केस की, ठीक है। जब इस वाले केस की बात कर रहे हैं तो जब मैं डीएल लेंथ लेता हूँ, इस डीएल लेंथ में चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। ये कितना है, मान लीजिए लैम्डा है, ठीक है। ये कितना है, लैम्डा है। या फिर मान लीजिए कि आप तो सीधा सीधा सिंपली हम कह देते हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट जो है इसके अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है। जब आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है, जब आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है और ये चार्ज कितना होगा इसमें, डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी क्यू सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं आई इंटू डी टी कर सकते हैं भाई। डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू हो जाएगा आई इंटू डी टी कर सकते हैं। जैसे आई डी टी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा आई डी टी, ठीक है, वी क्रॉस बी, ठीक है। अब वी क्या हो जाएगा, वी जो मेरा हो जाता है वो हो जाता है डी एल अपॉन डी टी। वी क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा। अगर मान लीजिए लेंथ कितनी है डी एल, तो डी एल अपॉन डी टी, तो इसको मैं फिर से डिनोट आगे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और ये हो जाएगा डी एल इंटू क्रॉस बी अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया आई डी एल बी, ठीक है। टोटल फोर्स अगर मैं निकालूंगा इस वायर के ऊपर, टोटल फोर्स किस पे निकाल रहा हूँ, इस वायर के ऊपर निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल फोर्स जो मेरा मैग्नेटिक होगा, इसको वेक्टर बोल देना, टोटल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू मैग्नेटिक, ठीक है। तो आगे इसको लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ कि मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी, ठीक है। अब ये इंटीग्रल कौन सा हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, कौन सा इंटीग्रल हो रहा है, डी एल, यानी कि लाइन इंटीग्रल। तो कौन सा इंटीग्रल हो रहा है, ये लाइन इंटीग्रल हो रहा है, और ये लाइन वॉल्यूम सरफेस मैं आपको तीनों पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी लेंथ में है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि हमारा कौन सा केस है, पहला वाला केस, जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिया था, लैम्डा वाला लिया था, ठीक है। अब मान लीजिए इसका अगला कि इसी पे चलते हैं, अगला क्या है कि अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, शीट में है, ये किसमें है, लाइन में है। अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, शीट में है, तो केस में क्या होगा, सेकंड केस हम लेते हैं इसका, सेकंड केस है तो उसमें क्यू क्या निकलेगा आपका, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, यही होगा ना भाई। आपका क्यू जो निकलेगा वो क्यू क्या निकलेगा, सिग्मा इंटू डी ए निकलेगा। किस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, शीट में है, ठीक है। तो शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ क्या करेंगे, डी क्यू को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, उस वाले से रिप्लेस करेंगे। जैसे ही आप उस वाले से रिप्लेस करोगे तो आपका जो एफ बनेगा वो एफ क्या बन जाएगा, सीधा सीधा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आएगा आपका के में, है ना, के इंटीग्रल डी ए क्रॉस बी, ठीक है। क्या आएगा, या इसको उल्टा के, अच्छा के तो वो होती है ना वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इस तरह से बनेगा आपके पास कि के क्रॉस बी इंटू डी ए, ठीक है। क्या बनेगा, के क्रॉस बी इंटू डी ए, और यहाँ क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल। ये चीज आप दिमाग में रखें, ठीक है। तीसरा केस, तीसरे केस में जो है कि अगर मान लीजिए आपके पास रो वी है, रो वी का मतलब चार्ज जो है वो किसमें है, वॉल्यूम में है। ये किसमें था, लाइन, ये किसमें है चार्ज, सरफेस में, और ये किसमें है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो वॉल्यूम में कर रही है, लाइन में कर रही है और सरफेस में कर रही है, ठीक है। जो भी हम तीनों केस देखे थे, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा सिंपल सा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारे पास, क्या करोगे आप, वॉल्यूम इंटीग्रल करोगे, किसके साथ में करोगे, जे क्रॉस बी का करोगे और डीवी करोगे, ठीक है। हो गए तीनों केस। क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, जे सॉरी किसका करना है, जे क्रॉस बी का। जब सरफेस में जाओगे किसका करोगे, के क्रॉस बी का। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, डायमेंशनली देखना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है।
है ना। डायमेंशन बीमाएं पढ़ी हमने, सबसे पहला हमारा टॉपिक था कौन सा था, बीमा का। और मैंने कहा था कि फिजिक्स का हर एक फॉर्मूला, वहाँ पे फिजिक्स का हर एक फॉर्मूला जो है वो तभी वैलिड हो सकता है जब उसके दोनों तरफ की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अब ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये डायमेंशन सेम है कि नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तीनों ही केस में जो है आपको डायमेंशन इसकी जो मिलेगी ना वो सेम मिलेंगी। क्यों मिलेगी, तो देखिए फोर्स हमारा क्या है, क्यू वी क्रॉस बी है। अब इसका मतलब सब डायमेंशन इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ हमने इसको जब चेंज किया तो एल डी से डी टी कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन सेम बची। तो यहाँ क्या आना चाहिए, आई डी एल और बी आना चाहिए। तो बी यहाँ पे है, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, आई और डी एल आना चाहिए। ये क्या होता है, आई अपॉन एल, एल से एल कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 एल है ना भाई, मीटर इंटू मीटर है, 1 मीटर कैंसिल आउट होगा। यह क्या है, करंट अपॉन मीटर, तो करंट इंटू मीटर मिल जाएगा, तो सेम हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, जे अपॉन एरिया, या क्या है वॉल्यूम, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यहाँ क्या है मीटर इंटू मीटर। तो 2 मीटर से 3 में से 2 मीटर गए, 1 बच गया यहाँ पे मीटर, और यहाँ क्या बच जाएगा, करंट। तो मीटर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, मीटर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, मीटर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो कुल मिलाकर डायमेंशन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, देखिए यहाँ तक का फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े थे। ये दो जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं आपने इससे पहले नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो इनका भी हम यूज करेंगे जब हमारे पास कंडीशन कैसी हो कि सरफेस में हो या फिर किस में हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने भी सिर्फ सिंपली बना के लिखे फॉर्मूले। ठीक है, तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, जब हमारे पास करंट गिवन है तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, आई, और फिर उसके बाद में एल क्रॉस बी, है ना। अगर मान लीजिए मैं जो एल उसकी फिक्स लेंथ दे रखी है तो एल क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसमें इनफाइनाइट तक हमने इंटीग्रल करना पड़ेगा तो डीएल लेके हम उसका इंटीग्रल कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्या है, स्क्वायर लूप है। ठीक है, इस लूप के अंदर जो है करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, और ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इस तरह से है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म बनाना हमें एक तो। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कि ये वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये लूप पड़ा हुआ है, सॉरी वायर क्या, ये लूप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका क्या बोल सकते हैं, इसकी जो साइड है, लेंथ है, वो टोटल लेंथ कितनी है, मान लीजिए ए है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, ए मुझे गिवन है। इस केस की मुझे बात करनी है। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस लूप पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब किसी वायर में से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, आई एल क्रॉस बी। देखिए अब यहाँ पे मैंने डीएल नहीं लिया, एल क्रॉस बी इसलिए ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि सीधी सी बात है कि लेंथ जो है वो क्या है, फिक्स दे रखी है। ठीक है, अब इसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसके अंदर क्या है कि टोटल मिला के अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्शन देखनी, सबसे पहले क्या होगा, एल क्रॉस बी डायरेक्शन होगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप एक एक वायर पे जाइए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है बी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बी आपको गिवन है। ठीक है, करंट आपको आई गिवन है, लेंथ इसकी ए गिवन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मुझे क्या देखना है, एल क्रॉस बी, सबसे पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, वही निकालना है। बाकी सब सीधा सीधा है कि आई एल और बी लिख देंगे तो क्या हो गया, आई ए बी हो जाएगा बस। ये तो डायरेक्शन क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी, जब क्रॉस क्वांटिफिकेशन होता है तो क्या करते हैं, जो पहले क्वांटिटी है उसकी तरफ उंगलियां कीजिए और उसको क्या करिए, दूसरी क्वांटिटी की तरफ घुमा दीजिए, अंगूठा उठा दीजिए, वही क्या होगी, उसकी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन होगी, वही क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। अब एल की डायरेक्शन कौन सी लेनी, तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें आप, ठीक है, न्यूमेरिकल या कोई सा भी हम करेंगे, उसके अंदर करंट की जो डायरेक्शन होती है वही किसकी लेनी है, लेंथ की डायरेक्शन लेनी है। किसकी लेनी है, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही लेंथ की डायरेक्शन होगी। ये दिमाग में रख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन इक्वल टू लेंथ डायरेक्शन। ठीक है, करंट और लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए करंट की डायरेक्शन जो लेंथ की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन, करंट किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उंगलियां की। ठीक है, अब उसके बाद में उंगलियां करने के बाद क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको घुमाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। ठीक है, जब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करोगे, जब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो आप क्या करोगे, इसको
उंगलियां ऐसे घुमानी पड़ेगी तभी तो अंदर जाएगी भाई, अंदर करनी पड़े तो अंदर की, अंदर करके अंगूठा उठा दिया, तो इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक इसकी फोर्स की, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया, पहली केस हो गया। दूसरे पे आइए, दूसरे पे ए इसका भी कितना ए है, करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर घुमा दी, अंगूठा उठा दिया, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इस पे आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी करंट या लेंथ है वो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, तो ये हाथ घुमाया अंदर किया, डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर, तो ये हो गया हमारे पास नीचे की ओर। इसमें आते हैं करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन जिधर ही लेंथ की डायरेक्शन होगी, सॉरी करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही लेंथ की डायरेक्शन, तो ये करंट की डायरेक्शन, किधर घुमानी उंगलियां अंदर की ओर, तो अंगूठा किधर जा रहा है, इस तरफ, तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे केस के अंदर अगर मैं देखूं, है ना, सारे केस में अगर मैं देखूं तो टोटल मिला के फोर्स क्या आ रहा है, यहाँ पे भी पहले केस की बात करें, है ना, फर्स्ट लाइन के लिए इसको F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं, F3 कह देते हैं और F4 कह देते हैं। तो F1 कितना आ रहा है, I A और B, ठीक है, I A B ये आ रहा है। उसके बाद में ये भी कितना आएगा IAB, ये भी कितना आएगा IAB, ये भी कितना आएगा IAB, और ये सब मिला के क्या कर रहे हैं इसको, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, है ना। F क्या करेगा, F और 3 वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, F1 और F3 वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, फिर F2 और F4 वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो टोटल मिला के इस पे जो फोर्स होगा जिसे मैं नेट फोर्स कहूंगा, है ना, जिसे क्या कहूंगा, नेट फोर्स कहूंगा, वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। यानी कि ये वायर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, वहीं पड़ा रहेगा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये वायर का कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका उल्टा करिए, आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, यही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें क्या कर दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन अलग कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए करके देखना, करंट की डायरेक्शन इस बार ये वाली है, इसका आंसर आप निकाल के देखना क्या आता है। करंट की मैंने वैल्यू वही है, वही ए है, और इसको मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं यहां से बना देता हूं कि इसी केस के लिए मैंने अब जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया है। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहीं से आपको, इसी केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस बार क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है ऐसे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, एक बार फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज कर लेना। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन मैंने इसी एक चीज से बनाए हैं, 4 में से एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आगे समझ में करके देखना क्या आंसर आता है। देखें चारों ही केस के अंदर है, टोटल जो नेट फील्ड फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन क्या चीज 0 नहीं आएगी, इसका जब आप निकालेंगे तो डायरेक्शन चारों केस में देखेंगे तो आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, चलिए करके देखना ये क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन इसमें, तो कि अब मान लीजिए सपोज करिए आपके पास कि कोई वायर है इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ठीक है, हाफ सर्कल का कोई वायर है, उसके लिए बात करते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे ना। जिसका सेंटर है, ठीक है, और रेडियस जो है वो कितनी है, कैपिटल R है, ये इसका सेंटर O हो गया। ठीक है, ऐसा कोई वायर है, ठीक है, और उसका सेंटर कितना है ये हमें गिवन है, और हमें क्या दिया गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। आउटवर्ड, ठीक है, वैल्यू कितनी है, वैल्यू मान लीजिए वही आपके पास B है। ठीक है, वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या निकालना, और करंट, हाँ सॉरी करंट नहीं दी हमने, करंट कितनी है इसके अंदर, I करंट फ्लो कर रही है। इस केस के लिए मुझे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी कि इसकी वजह, सॉरी इस पे जो है फोर्स की वैल्यू निकालनी कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके फोर्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि करंट, ठीक है, दूसरा क्योंकि अब मुझे इसको क्या है, इस तरह से वायर बना हुआ है, तो फोर्स जो होगा मेरा वो लूंगा मैं किसमें, इस फॉर्म के अंदर, और कितना होता है I/dl क्रॉस B। ठीक है, और टोटल फोर्स निकालना होगा तो उसको मैं इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, ये मेरा रहेगा फॉर्मूला, इस तरह से लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को। अब यहाँ से dl और B की बात करते हैं, तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पे छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है,
जब मैंने इसमें छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरे, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये मेरी होगी डायरेक्शन। अब उसके बाद में उंगलियां किधर करनी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा, बाहर की तरफ उंगलियां की, तो फोर्स किधर आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। फोर्स किस तरफ आएगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर मतलब जो हमारा भाई ये लेंथ की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। एक सेकंड इसको समझ लीजिए, ये आपकी क्या है, लेंथ की डायरेक्शन। अब मुझे लेंथ की डायरेक्शन में उंगलियां करके किधर करनी है, उंगलियां बाहर की तरफ, क्योंकि बोर्ड से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किया तो नीचे की तरफ क्या हुआ, आपका फोर्स हुआ। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स किस तरफ होगा, फोर्स जो होगा वो रेडियस की डायरेक्शन में, ये कितना होगा, डीएफ फोर्स हो जाएगा, ठीक है। कितना फोर्स हो जाएगा, डीएफ इसका फोर्स हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। जब ये थीटा एंगल बन रहा है तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट निकलेंगे। कौन से कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल। थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप समझ जाना, है ना। इसके क्या निकलेंगे, दो कंपोनेंट निकलेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट क्या होगा, जो डायरेक्टली नीचे की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इससे 90 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है। जब ये थीटा बन रहा है ना, ये पैरेलल है इसके, जब ये थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। अल्टरनेटिव कौन होगा ना, ये जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये कितना बन रहा है, थीटा। तो उस तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा आपको, उस तरफ बनेगा डी एफ कोस थीटा, इस तरफ क्या बनेगा, ये वाला, ये तो है हमारा डी एफ, ये, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, डी एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है भाई, ये हमारा पॉइंट था। फोर्स की डायरेक्शन कैसे थी, इस डायरेक्शन में था, रेडियस की तरफ, तो एक ऐसे और एक ऐसे बन रहा है। ये एंगल कितना होगा, क्योंकि जेड है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, ये थीटा, तो ये भी थीटा बन रहा है। ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, एफ या डी लेना हमने, हाँ, तो डी एफ, तो डी एफ कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, डी एफ साइन थीटा, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब आप देखिए कि इस पॉइंट पे अगर हम जाते हैं, है ना, तो इस पॉइंट पे अगर जाते हैं तो देखो यहाँ पे लेंगे तो डी एफ कोस थीटा, ये डी एफ कोस थीटा, ये डी एफ कोस थीटा, ये डी एफ कोस थीटा। इधर जाएंगे तो क्या होगा, डी एफ कोस थीटा इधर भी होगा, ठीक है। ये जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे से डी एफ कोस थीटा आधे के बाद क्या होगा, इस तरफ होगा। तो जो डी एफ कोस थीटा है, ठीक है, जो डी एफ कोस थीटा वो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, अब कैसे निकलेगा, सपोज कर दी पे, यहाँ इसकी बात करूँ मैं, इसकी बात करूँ तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये कौन सा होगा, डी एफ साइन थीटा, ये कौन सा होगा, डी एफ कोस थीटा। तो आधे वायर के बाद ये डी एफ कोस थीटा, डी एफ कोस थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आधे वायर की वजह से, इधर वाले की वजह से डी एफ कोस थीटा उस तरफ रहेगा, उधर आधे वाले वायर की वजह से डी एफ कोस थीटा किधर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और डी एफ साइन थीटा जो किधर है, नीचे की ओर है, ठीक है, डी एफ साइन थीटा जो किधर है, नीचे की ओर है, वो क्या करेगा, आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसको सीधा अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी अगर बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, डी एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना इसके अंदर आपको। अब मुझे क्या निकालना है, डी एफ की वैल्यू निकाल दो। डी एफ कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए, ये डी एफ, इसको लिख लीजिए, चलिए डी एफ कितना हो गया, आई डी एल बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई डी एल, चलो बी भी पहले लेते हैं, बी डी एल साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए थीटा भी डीएल के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो थीटा चेंज, और बी और आई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बी आई हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, हमें कोई समस्या ही नहीं है। किसकी समस्या है, समस्या है साइन थीटा की डीएल की। क्यों समस्या है, क्योंकि डीएल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, और जो साइन थीटा वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ डीएल लेंगे तो साइन थीटा कुछ अलग रहेगी, थीटा की वैल्यू कुछ अलग रहेगी, यहाँ लेंगे तो थीटा की वैल्यू कुछ अलग, यहाँ लेंगे तो ये थीटा की जो वैल्यू वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, इसका मतलब इसको डीएल की फॉर्म में बदल लेते हैं, ठीक है। तो डीएल की फॉर्म में बदलेंगे तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो जो साइन थीटा होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, या डीएल को चेंज कर लेते हैं, है ना। तो डीएल क्या होगा, तो ये हमारा मान लीजिए डीएल है, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये सेंटर था, ये हमारा क्या है, डीएल जो हमने लिया है ये वाला, ठीक है। तो और ये यहाँ एंगल कितना बनेगा, डी थीटा सपोज कर लीजिए। जब ये डी थीटा बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डी एल इज इक्वल टू, चाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो आई बी, ठीक है, साइन थीटा आर डी थीटा, साइन थीटा आर डी थीटा। क्योंकि अब देखो इसमें से थीटा के रेस्पेक्ट में आर क्या है मेरे पास, फिर से कांस्टेंट, तो आई बी आर कॉमन आ गया। इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रल रेस्पेक्ट में करना है थीटा के वैल्यू, फंक्शन भी क्या है थीटा में, तो आराम से कर सकते हैं इंटीग्रल, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो नेट निकलेगा इस पर कितना हो जाएगा, आई बी आर। साइन थीटा की कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो
हम अगर यहाँ पे 2df sin थीटा लेते हैं तब तो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 0 से 90 करते हैं, लेकिन हमने कितना लिया है, पूरा लिया ना इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे हम 0 से पाई तक, कहाँ तक कर देंगे, 0 से पाई तक इसका इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। जैसे 0 से, देखो 2 नहीं लिया हमने, है ना, ये df sin थीटा करके 2 कर देना, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि आपने इसको और इसको दोनों को ले लिया आधे भाग में, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल करते हैं। हमने फिर क्या लिया है, df sin थीटा एक ही लिया है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से पाई तक जाएंगे, तो 0 से पाई तक चले गए। जैसे 0 से पाई तक जाओगे कैसे बनेगा, कोस में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, ठीक है। साइन का इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस कोस, तो माइनस कोस को माइनस हटा के मैं इस इंटीग्रल को क्या कर सकता हूँ, 0 to पाई, लिमिट चेंज कर दूंगा माइनस से, तो ये इस तरफ आएगा तो 1 और वो उस तरफ आएगा तो माइनस और माइनस 1 कुल मिला के 2 हो जाएगा, तो 2IBR हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 2IBR। ये क्या होगा मेरा नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स आपको इसके ऊपर पूछा जा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है उसको आप दिमाग में रखें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछने लायक होते हैं। वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जो हमने वायर वाला लिया तो वो भी पूछा जा सकता है हालांकि, लेकिन उस केस में क्या है कि वो थोड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें इतना कोई वो वाली बात नहीं है इंटीग्रल वगैरह यूज नहीं करने के, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए पूरी रिंग होती है ना, ये तो क्या है, हाफ रिंग है, उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए पूरी रिंग होती है ना, पोज करके लिख लेना भाई, मैं मिटा रहा हूँ हाथ, तो क्या बताओ, पोज करना फटाफट। अगर मान लीजिए ये पूरी रिंग होती तो उस केस में क्या होता, तो देखिए आप, आगे बना देता हूँ ना, कि अगर मान लीजिए ये इस तरह से पूरी रिंग होती और ये मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो अब क्या होता, अब आप देखिए, फिर से मैं नीचे जाऊंगा तो इस तरफ क्या लूंगा, dl, इस तरफ क्या लूंगा, dl। अब उस dl के अंदर, उस dl के अंदर एक फील्ड ऐसे होगा, एक फील्ड ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, सेम, इसको उल्टा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, df sin थीटा, ये क्या होगा, df cos थीटा। अब ऊपर वाली रिंग का जो df cos थीटा दोनों क्या करते हैं, कैंसिल आउट। चलिए इधर भी बना देते हैं, ये क्या होता है, df sin थीटा और df cos थीटा। तो cos थीटा तो अपने आप कैंसिल आउट हो ही रहा है। अब इस ऊपर वाला जो sin थीटा पहले कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, उसको कौन से करेंगे, नीचे वाले sin थीटा क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो कुल मिला के इस पे नेट फोर्स अगर मैं देखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, जब हमारे पास रिंग होती है तो रिंग अगर मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, रिंग के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। दिमाग में रखना, नेट मैग्नेटिक फोर्स रिंग पर कितना होगा, 0, और हाफ रिंग है तो कितना होगा, हाफ रिंग तो अभी हमने निकाला था 2BRI, ठीक है, 2BRI जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किस तरफ था, टुवर्ड द सेंटर, ये किस तरफ है, सेंटर की ओर जो है इसका फील्ड रहेगा, ठीक है। आगे समझ में, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, चलिए आगे। तो ये हमारे पास रिंग के लिए नेट 0 और ये उसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं चल लेता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो हम आगे देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं तो उसके अंदर आता है बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है। कि अगर मान लीजिए अभी तक तो क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, उसमें कोई चार्ज है, तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। अब है कि अगर किसी वायर में से या फिर कि कोई जो पार्टिकल है वो खुद मूव कर रहा है, जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, चार्ज मूव करने के बाद उस वो जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो रूल दिया था वो किसने दिया था, बायो-सावर्ट ने। किसने दिया था, बायो-सावर्ट ने जो है वो रूल दिया था, ठीक है। तो बायो-सावर्ट का लॉ हम देखते हैं ना, तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ था, तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी कोई वायर है, इस वायर में से करंट कितनी फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है, तो कोई अगर आप डेल L लेंथ का वायर लेते हैं, उससे, ठीक है, उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, वो मुझे जो उसका जो रूल्स है वो किसने दिया था, बायो-सावर्ट ने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक तो करंट के, किसके, एक तो होता है करंट के प्रोपोर्शनल, दूसरा
जो है dp कर देता हूँ, ये क्योंकि dl लिया ना हमने, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dp होगा। वो dp क्या होगा, एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा किसके होगा, ये होगा dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, dl क्रॉस r कैप इंटू r के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये किसने नियम दिया था, ये दिया था बायो सावर्ट ने, ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्वल में, तो यहाँ आ जाता है कांस्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, कितना आ जाता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, डी एल क्रॉस आर कैप, यानी कि आर कैप का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन, डीएल का मतलब कौन सा है, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, डीएल, तो डीएल क्रॉस आर कैप, तो क्रॉस आर कैप किधर हुआ, अंदर की तरफ, ठीक है, डिपेंड करता है ये। चलिए हो गया यहाँ तक। और दूसरा क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से भी करंट की डायरेक्शन में क्या करिए, तो वायर को पकड़िए, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कीजिए और उंगलियां घुमा दीजिए, जिस तरफ उंगलियां घूम रही है वो क्या होगा, तो इस तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उंगलियां कदर आ रही है इसको पकड़ने के बाद बाहर की ओर, तो इसका मतलब इधर क्या होगा, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्शन हम देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने ये पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आगे जाता हूँ तो जो मेरा dB निकलता है, ठीक है, पहले यहाँ से b निकाल लेते हैं, तो b क्या होगा, इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो जैसे ही आप इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, आई भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा dl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा इंटीग्रल हो रहा है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, कौन सा इंटीग्रल हो रहा है, लाइन इंटीग्रल। ये आप 12th की बुक तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, म्यू क्यों, ये हो जाएगी जो हमारा है वो हो जाएगा वैक्यूम या एयर की जो है परमेबिलिटी, ठीक है, क्या हो जाता है, परमेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। और अच्छा इस पूरी की वैल्यू जो होती है, म्यू की कितनी वैल्यू होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 जो है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल वैल्यू जब आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर दोगे तो टोटल इस पूरे कॉन्स्टेंट कितनी हो जाएगी, 10 की घात -7 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि अभी हमने क्योंकि आई के साथ साथ क्या पढ़ लिया, के भी पढ़ लिया, ठीक है, और जे भी पढ़ लिया। अगर के और जे दिया हो तो ये बायो सावर्ट का नियम क्या कहेगा, तो सिंपल सी बात है, जब के और जे की बात हम करते हैं तो ये लाइन इंटीग्रल जो है, यानी कि ये आई डी एल है, या आई डी एल किस में आता है, ये कन्वर्ट होगा, किस में होगा, के डी ए में और जे डी वी में, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था इसको ना, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो अगला अगर मान लीजिए आपको बी गिवन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। अच्छा अब आई नहीं है हमारे पास, अब क्या हमारे पास के है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई के इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया कौन सा होगा, इंटीग्रल कौन सा होगा, ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या होगा कि अगर आपको बी गिवन है, ठीक है, सॉरी जे गिवन है, तो क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या लिखोगे, जे क्रॉस आई अपॉन आर स्क्वायर, और कौन सा, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अगला कौन सा होगा यहाँ पे, वॉल्यूम इंटीग्रल, जब आपको जे गिवन है, ठीक है, आई गिवन है, के गिवन है और जे गिवन है, तो हमारे पास ये सीधे सीधे फॉर्मूले यहाँ पे बनने वाले हैं आपके, ठीक है, सफिशिएंट है ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जो नेक्स्ट हम चलने वाले हैं, ये तो है आपका बायो सावर्ट का नियम। दूसरा, अगर मान लीजिए एंगल गिवन है तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा गिवन है तो थीटा गिवन, तो उस केस में इस फॉर्मूले को फिर से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये आपने लिख लिया होगा। इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई। इंटीग्रल के अंदर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डीएल इंटू आर कैप के बीच में थीटा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा साइन थीटा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आप इसको क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर कैप, तो क्या हो जाएगा डीएल, ठीक है, आर कैप का मोड, डीएल का मोड और साइन थीटा। आर कैप का मोड कितना होगा 1, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो कितना हो गया डीएल साइन थीटा, जैसे इसको लिखेंगे तो साइन थीटा डीएल, इस तरह से। तो इंटीग्रल हम इस तरह से भी कर सकते हैं जब आपको थीटा गिवन हो, ठीक है। तो कुल मिला के जो है हमने तीनों केस हमने देख लिए, ठीक है। ये आपका 12th स्टैंडर्ड तक का रहता है। फिर जब हम के और जे को कर लेते हैं किसमें, यूजी स्टैंडर्ड में, तो यूजी के अंदर बायो सावर्ट लॉ को वो इस तरह से लिखा जा सकता है। जब सीट के लिए लिखेंगे
बायोसावर्ट लॉ तो ये हो जाएगा। और जब हम वॉल्यूम में लिखेंगे, जब करंट फ्लो कर रही है, जब जे गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और ये क्या है, सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है, सरफेस करंट डेंसिटी। चलिए, तो ये वाला केस हो गया है। इसके अंदर जो है आपको वेल नोन एक केस है कि अगर मान लीजिए वायर है, तो वायर के लिए हम बायोसावर्ट का लॉ लगाते हैं, और वायर के लिए बायोसावर्ट का लॉ लगा के उसको सोल्व करते हैं कि उसके लिए क्या वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, इस तरह से कोई आपके पास वायर है, ठीक है, इस वायर से आपको क्या करना है कि कोई पॉइंट P है, यहां से मान लीजिए परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे क्या निकालना है, इस पॉइंट P पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी, अच्छा करंट कितनी फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है, तो एक आर्बिट्ररी क्या करेंगे, dl लेंथ लेंगे, ठीक है, ले लिया। इसकी जो यहाँ से लेंथ होगी या डिस्टेंस होगी वो कितनी है, मान लीजिए कैपिटल R है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो यहाँ एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, अल्फा, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, अल्फा। तो ये जो एंगल बनने वाला वो कितना है, ये है थीटा, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। अब आप आते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कौन सी, यहाँ वाला, ये पॉइंट O है, इससे कितने डिस्टेंस पे लिया आपने इसको, ये लिया आपने मान लीजिए L डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से L डिस्टेंस पे। चलो L भी भूल जाओ, अभी हम इस L की बात नहीं करते, ठीक है, जो भी होगी भी देख लेंगे, क्योंकि इसका हम टोटल जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर पॉइंट है वो कौन सा है, O पॉइंट है इस P पॉइंट के लिए ना। तो परपेंडिकुलर से किसी भी लेंथ के ऊपर हमने dl लिया, क्योंकि हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा उसके अंदर, और इंटीग्रल भी क्या है, क्योंकि थीटा में होगा, L में तो होगा नहीं, थीटा में होगा, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट करके देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए गिवन है, अब क्या गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, वो कितनी है, d है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसका यूज करके, बायोसावर्ट के नियम का। तो बायोसावर्ट ने क्या कहा था कि B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन, क्योंकि I गिवन है, ठीक है, और वायर में है तो वायर में हम I लेते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इंटीग्रल में क्या होगा, dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि dl क्रॉस r कैप आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, dl क्रॉस r कैप फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए कि dl क्रॉस r कैप की है, तो इसका मतलब r कैप और dl में जो एंगल होगा उसकी मुझे बात करनी है। तो r कैप और dl में एंगल कितना है, अल्फा एंगल है, तो इसी सीधा क्या हो जाएगा कि dl, ठीक है, r कैप साइन अल्फा, r कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोड में 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो कहते हैं कि सीधा सीधा कितना हो गया, ये हो गया साइन अल्फा dl, ठीक है, क्या हो गया, साइन अल्फा dl। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अल्फा है, इसमें नहीं, हमें किसमें लाना है, इक्वेशन को थीटा में कन्वर्ट करना है, सारी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट करनी है, थीटा में इक्वेशन को कन्वर्ट करनी है। तो थीटा में इक्वेशन कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा एंगल है, इंटरनल, ये कौन सा है, अगर मान लीजिए त्रिभुज है हमारे पास, ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल है, अंदर का पॉइंट है, ये कौन एंगल है, अंदर का एंगल हो गया, ये कौन सा हो गया, बाहर का एंगल। तो बाहर का एंगल और अंदर का एंगल जो होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन होता है भाई, ये जो है थीटा, इसमें आप 90 प्लस कर दोगे, या फिर उस ऐसे सीधा सीधा ले लो, है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है, ये एंगल कितना है 90, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 180 माइनस अल्फा है, ये थीटा, ये कुल मिला के तीनों एंगल किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, थीटा, फिर थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, अल्फा और थीटा में रिलेशन आ जाएगा। जब आप अल्फा और थीटा में रिलेशन निकालेंगे, निकल जाएगा सीधा सीधा, क्या होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों, ट्राइंगल के तीनों इन जो एंगल है उनका योग कितना होता है 180, तो इस 180 से ये 180 कैंसिल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या अल्फा इज इक्वल टू ना, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को उस तरफ भेज देते हैं, है ना, तो 90 प्लस थीटा, ठीक है, कितना आया 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रख देता हूँ साइन 90 प्लस थीटा dl, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा dl। तो मैंने इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, कोस थीटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है कि ये जो लेंथ है हमारी L, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ अभी हमने मानी थी,
वो कितनी है L। इस लेंथ को भी मुझे कन्वर्ट करना, वो क्यों करना उसका मैं भी रीजन बताता हूँ ना, मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है। तो जो L है वो किसके बराबर होगी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग L जो है वो किसके बराबर होगी, D में कन्वर्ट करना था ना, ये D क्योंकि ये कांस्टेंट है इधर, भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, L तो क्या होगी बार बार चेंज होती जा रही है, तो जो भी चीजें चेंज हो रही है उसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो DL जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, थीटा भी क्या हो रहा है धीरे धीरे, अगर मान लीजिए मैं यही वैल्यू यहाँ रख देता हूँ बार बार, ठीक है, थीटा वाली वैल्यू यहाँ रख दी, ये भी यहाँ रख दूंगा, तो थीटा भी चेंज हो रहा है, DL भी चेंज हो रहा है, तो मैं इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करूँ भाई, एक जैसे मान लीजिए DL है तो अंदर का फंक्शन भी तो L होना चाहिए ना, L में होगा तभी तो उसको चेंज कर सकता हूँ, या मान लीजिए अंदर थीटा आ रहा तो उसको भी जो इसका मतलब इंटीग्रल जो है वो किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, थीटा के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ दोनों चीजें चेंज हो रही है तो दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है, और एक में कन्वर्ट करना सबसे आसान कौन सा है, थीटा में कन्वर्ट करो, थीटा में कन्वर्ट करके हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ सारी चीजों को थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे DL निकालना, लेकिन किसकी फॉर्म में निकालना, थीटा की फॉर्म में निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ L में थीटा में रिलेशन देखता हूँ पहले, है ना, तो L और थीटा में रिलेशन देखने के लिए D मेरा क्या है कांस्टेंट, इसलिए मैं D लूंगा, R नहीं लूंगा, क्योंकि R तो फिर चेंज हो रहा है भाई, आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि R ले लेते, तो R तो खुद चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तो R तो लेना ही नहीं, हमें कौन सा लेना है, D लेना है, जो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे आप ये वाला लो, चाहे ये वाला स्ट्रिप लो, चाहे ये वाला लो या ये वाला लो, DL कोई सा भी लो, R कभी, ये जो D है वो कभी भी चेंज नहीं होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए तो इसकी बात हम कर लेते हैं, तो D में और L में रिलेशन देखना, थीटा निकालना, तो क्या होगा बताओ मुझे, ये क्या है भाई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, तो देखो आप उधर से परपेंडिकुलर है हमारे पास L, बेस कितना है D, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए L चाहिए, L चाहिए, तो L क्या हो जाएगा D टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे L है क्या, कहीं पे भी कहीं नहीं आ रहा, क्या आ रहा है DL आ रहा है, तो DL आ रहा है तो इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, D का कांस्टेंट, टेन का सेक स्क्वायर थीटा D थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा D थीटा रख दीजिए इसके अंदर, सारी वैल्यू आ गई क्या, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा क्या लिखेंगे कोस थीटा D थीटा, है ना, सॉरी कोस थीटा, DL कितने क्या रखेंगे, DL कितने रखेंगे D सेक स्क्वायर थीटा D थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के अंदर R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और करनी है, अभी देखो R स्क्वायर भी तो चेंज हो रहा है, देखो टाइम इसके साथ साथ क्या हो रहा है R स्क्वायर भी चेंज, तो R को भी कन्वर्ट करो, ठीक है। एक चीज और कर दो यहाँ पे, क्या कर देते हैं, क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है, ये R भी क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब DL चेंज करोगे तो हर चीज DL यहाँ लोगे तो R अलग है, यहाँ लोगे तो R अलग है, यहाँ लोगे तो R, तो R भी चेंज, तो R को भी चेंज करो, ठीक है। जो भी इस इंटीग्रल में है हर इंटीग्रल को हम ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें चेंज हो रही है, तो हम इंटीग्रल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, सारे तो फंक्शन, ये तो एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने थीटा में इसको कन्वर्ट किया सारी की सारी चीज को, ठीक है। तो इसकी अगर बात करूं मैं तो क्या होगा, R में इसमें क्या रिलेशन होगा, D में R में रिलेशन लिया है, D और R में रिलेशन, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस में कौन देता है रिलेशन कोस थीटा, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो गया बेस अपॉन कोस थीटा, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू D सेक थीटा, है ना, क्या आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा D स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा D स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, इस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, एक D से एक D कैंसिल, और D क्या आ जाएगा बाहर, तो अगला क्या हो जाएगा कि म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D, इंटीग्रल में क्या आ जाएगा कोस थीटा D थीटा, इंटीग्रल में क्या आएगा कोस थीटा D थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू देखिए इसके अंदर कि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, तो अगर मान लीजिए इसकी मैं वैल्यू करूँ तो एक यहाँ पे लूंगा मैं DL, तो क्या होगा यहाँ से क्या बनेगा थीटा 1 और थीटा 2, भाई जितनी इसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगा ना भाई, यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या बनेगा थीटा 1, ये क्या बनेगा थीटा 2, तो अगर मान लीजिए इतनी लेंथ का है तो थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है, और ज़्यादा लेंथ का होगा तो थीटा 1 थीटा 2 उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे चेंज होते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी वायर की मैं बात करता हूँ तो उसमें दो एंगल बनते हैं, एक तरफ थीटा 1 और एक तरफ थीटा 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ थीटा 1 टू थीटा 2 इंटीग्रल में हो गया, ठीक है। थीटा 1 टू थीटा 2 हमारा इंटीग्रल हो गया, तो इंटीग्रल हम सोल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस थीटा, किस में कन्वर्ट होगा साइन थीटा में, ठीक है, कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, तो मैग्नेटिक फील्ड B जो मिलेगा वो मिलेगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D, कोस का इंटीग्रल साइन, तो सिंपली क्या हो गया साइन थीटा 2 माइनस थीटा
1। ठीक है, ये मेरे पास क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी ये जो करंट अगर इधर फ्लो कर रही है तो करंट के तरफ अंगूठा करिए, इसको पकड़ लीजिए, तो इस तरफ तो क्या होगी, इस तरफ तो होगी अंदर की ओर डायरेक्शन इसके, ठीक है, बोर्ड के, और इसके इस तरफ आओगे तो क्या होगा, पूरे प्लेन के अंदर बोर्ड के बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, बी जो मैग्नीट्यूड में लिखूंगा वो क्या होगा, μ0I 4πd θ2 माइनस θ1, ये क्या रहेगा मेरे पास, इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या कह सकता हूँ, इसको फाई कह सकता हूँ, अगर मान लो कहना भी चाहूँ इसको तो इसका मतलब क्या है, ये फाई डायरेक्शन है। ठीक है, फाई डायरेक्शन मतलब इसके राउंड के अंदर, अगर मान लीजिए वायर किस में लेते हैं अपन, वायर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये करंट है। ठीक है, तो क्या रहेगी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी थी, फाई डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल वाली डायरेक्शन फाई डायरेक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है बायो सावर्ट के जो लॉ है उसका हमने वो देख लिया है ना। तो यहाँ से जो है अब अगर मान लीजिए इसी को आगे लिख लेते थोड़ा सा, 2 मिनट का और बचा है, कि बायो सावर्ट के लॉ के अंदर अगर मान लीजिए ये इनफाइनाइट वायर होता, ठीक है, क्या होता, ये जो वायर है वो क्या है, इनफाइनाइट होता है ना। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर है, इनफिनिट वायर, अगर इनफाइनाइट वायर है उस केस में क्या होता, तो इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है, ये इस तरह से चलता आ रहा है, ये इस तरह से आगे चलता आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट अगर मैं P लेता हूँ जो कि D डिस्टेंस में, तो ये एंगल बनेगा, तो इनफाइनाइट से जो एंगल बनेगा तो क्या बनेगा, ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का। इधर अगर मान लीजिए मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो वो भी कितना बनेगा, 90, क्योंकि इसको जब आप इनफाइनाइट पे जोड़ेंगे ऐसे वायर को, मान लीजिए मैं ये वायर है या मैं वायर हूँ, है ना, मेरे में करंट फ्लो कर रही है, और मेरे से मान लीजिए मैं जो हूँ वो कितना हूँ, इनफाइनाइट लॉन्ग हूँ, तो इनफाइनाइट लॉन्ग हूँ, या फिर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो P में हूँ, और वायर जो है इससे मान लीजिए स्पेस इसमें पड़ा है, इस पे क्या बोलते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर, है ना। तो अर्थ सरफेस पे जब ये वायर पड़ा है और इसको मैं इनफाइनाइट से जोड़ रहा हूँ, तो जब इनफाइनाइट से जोड़ूंगा तो ये जो यहाँ बनने वाला, मैं हाथ से पकड़ना चाह रहा हूँ रस्सी पकड़ के, तो ये रस्सी का एंगल यहाँ से कितना बनेगा, 90 बनेगा। इधर पकड़ूंगा तो क्या होगा, वो भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो इसका मतलब दोनों एंगल कितने बने, 90। तो जब दोनों एंगल इसके 90 बनेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, B = μ0I अपॉन 4πd, ठीक है, साइन 90 माइनस, अब यहाँ देखिए कि जब ये साइन 90 है एंगल, ठीक है, एक हमने क्या लिया, θ2 को साइन 90, इस तरफ वाला जो कि करंट किधर फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जब इस एक्सिस से ये साइन 90 ये कितना हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, साइन -90, ये चीज आप दिमाग में रखिए। ठीक है, -90 डिग्री। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, μ0I अपॉन 4πd, μ0I अपॉन 4πd, और ये बनेगा साइन 90 यानी कि 1 -1। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2, तो हो जाएगा μ0I अपॉन 2πd। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको दिमाग में रखना है, किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, और डायरेक्शन क्या होगी करंट की, वही आपकी फाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि इनफाइनाइट अगर वायर है तो कितना है, μ0I अपॉन 2πd, और अगर इनफाइनाइट नहीं हो गया, कोई आपके फिक्स डिस्टेंस का वायर है तो क्या हो जाएगा, μ0I अपॉन 4πd साइन θ2 माइनस θ1। और θ2 θ1 कहाँ से लेते हैं, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिमाग में रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, थीटा हमेशा कहाँ से लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उस पॉइंट पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसकी हम बात